I'm शालिनी शर्मा in front of you। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरी। इससे पहले हम 2 थ्योरीज जो कि ग्रेट मैन थ्योरी और ट्रेड थ्योरी थी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब थर्ड थ्योरी कर रहे हैं हम, बिहेवियर थ्योरी। तो बिहेवियर नेम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि लीडर का अपने फॉलोअर्स के प्रति क्या बिहेवियर है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और इधर लीडर और फॉलोअर्स का एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है, मींस वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट लीडर का बिहेवियर ही करेगा कि लीडर का बिहेवियर किस तरह का है, टास्क रिलेटेड है या रिलेशनशिप रिलेटेड है। टास्क के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पर ध्यान देंगे कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शंस को इंक्रीज किया जाए, जबकि ये आपका सेकंड वन है रिलेशनशिप रिलेटेड में हम एम्प्लॉयज के तरफ ध्यान देते हैं कि एम्प्लॉयज का अच्छा वेलफेयर हो जाए, एम्प्लॉयज को अच्छा एनवायरनमेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई किया जाता है। तो वो लीडर के बिहेवियर पे डिपेंड होगा कि इट मे बी टास्क रिलेटेड, इट मे बी रिलेशनशिप रिलेटेड। क्लियर है आपको? तो इधर हम बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। तो मैंने यही समझाया है कि लीडर का बिहेवियर क्या है अपने एम्प्लॉयज के लिए। सेकंड वन है कि यहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। नेक्स्ट वन है कि यहाँ पे थर्ड वन है कि बिहेवियर थ्योरी में ये इफेक्ट आएगा परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। मींस कि यहाँ पे आप अगर रिलेशनशिप, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए कि या तो आपका टास्क रिलेटेड होगा या होगा आपका रिलेशनशिप रिलेटेड। बिहेवियर थ्योरी में हम इन 2 फैक्टर्स के बारे में मेन प्रेशराइज करेंगे, इन 2 का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अगर आप रिलेशनशिप पे ध्यान देते हो तो एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, और टास्क में हम ध्यान देंगे उनकी परफॉर्मेंस पे कि उनकी प्रोडक्शन पे मेन ध्यान देंगे कि प्रोडक्शन कैसे ना कैसे ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज हो जाए। क्लियर है? तो ये बिहेवियर थ्योरी के 2 पॉइंट्स हो गए हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे आ रहा है कि बिहेवियर थ्योरी के अंदर ही हम मिशिगन स्टडी और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी स्टडी को करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज मिशिगन स्टडी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी स्टडी भी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हम करते हैं मिशिगन स्टडी। मिशिगन स्टडी का मेन यही है कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल फॉलो किया जाए जिससे हाई परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ ग्रुप्स हो जाए। ठीक है, अब व्हाट इज लीडरशिप स्टाइल वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर लेसर-फेयर, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, बहुत सारे स्टाइल्स हमने किए हैं। जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप उस लिंक के थ्रू डायरेक्ट स्टाइल्स पे जा सकते हैं। तो इसमें मिशिगन स्टडी में हमने यही देखना है कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल को फॉलो किया जाए जिससे हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज की और उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी हाई हो जाए। तो ऑलरेडी स्टडी की है कि टास्क और रिलेशनशिप, तो इसको इसने 2 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन है प्रोडक्शन सेंटर लीडरशिप, जिसको हम इधर शॉर्ट में मैं लिख देती हूँ, टास्क का नेम दे सकते हैं। एंड सेकंड वन है एम्प्लॉयज ओरिएंटेड लीडरशिप, जिसके अंदर हम रिलेशनशिप, किसके साथ रिलेशनशिप, एम्प्लॉयज के साथ ध्यान देंगे। तो फर्स्ट वन है प्रोडक्शन सेंटर लीडरशिप। प्रोडक्शन सेंटर लीडरशिप के अंदर मेन कंसंट्रेशन होता है प्रोडक्शन पे, तो एम्प्लॉयज को एज ए टूल माना जाता है। ठीक है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ ये माना जाता है कि ये एक मशीन है और इससे हमने हाईएस्ट प्रोडक्शन करनी है, तो एम्प्लॉयज को माना जाएगा एज ए टूल। जबकि एम्प्लॉय सेंटर लीडरशिप में एज ए ह्यूमन बिहेवियर होता है उनसे, तो इसलिए एम्प्लॉयज ओरिएंटेशन में हम एज ए ह्यूमन मान के चलेंगे। सेकंड वन है कि इसके अंदर रिजिड रूल्स एंड वर्क स्टैंडर्ड्स हैं। बहुत रिजिड मींस बहुत ज्यादा कठोर बोल सकते हो, हार्ड रूल्स हैं, और वो हार्ड रूल्स एम्प्लॉयज को फॉलो करने हैं और एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में मैं आपको बोल देती हूँ कि आपने 8 आवर्स की ड्यूटी देनी है और 8 आवर्स में आपने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने ही करने हैं पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के। ठीक है, तो वो चीज क्या होगी कि आपको एक वर्क स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया है। बट
रिलेशनशिप ओरिएंटेड में यहाँ पे हम कंसर्न करते हैं एम्प्लॉयज की नीड की तरफ, उसके बिहेवियर की तरफ, उसकी सेटिस्फेक्शन की तरफ हम यहाँ पे ध्यान देंगे। एंड लास्ट वन इज फोकस ऑन टेक्निकल एस्पेक्ट। ऑब्वियसली है, जब प्रोडक्शन की बात करेंगे तो प्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे कि टेक्निकल सब चीजें ठीक है या नहीं, करेक्ट फॉर्म में है या नहीं है, कोई स्टॉक जो आप प्रोड्यूस किया गया है क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है, जो हमने एज ए स्टैंडर्ड फिक्स किया था एक्चुअली में वैसा ही प्रोडक्ट बन के आया है। तो टेक्निक्स की तरफ ध्यान दिया जाता है, जबकि एम्प्लॉयज ओरिएंटेड लीडरशिप के अंदर हम एम्प्लॉयज के ट्रस्ट की तरफ, पार्टिसिपेशन की तरफ कंसंट्रेट करते हैं। तो समझ आ गया आपको कि हम एम्प्लॉयज की रिस्पेक्ट करते हैं कि उसने जितना भी काम किया है वो हाईली सेटिस्फाइड काम हो। क्लियर है बच्चे? अब इसके अंदर मेन हमने फाइंडिंग्स क्या की है, अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन सेंटर लीडरशिप की, तो प्रोडक्शन सेंटर में तो क्या करें, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, एम्प्लॉयज की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो जब आप प्रोडक्शन पे ही ध्यान दोगे, एम्प्लॉयज की तरफ ध्यान नहीं दोगे, तो एम्प्लॉयज की एब्सेंटिज्म टर्नओवर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। एब्सेंटिज्म टर्नओवर मींस वो एब्सेंट रहने लग जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। जब वो सेटिस्फाई नहीं है, वो हैप्पी नहीं है, तो ऑब्वियसली उनकी फिजिकली और मेंटली हेल्थ जो है वो डे बाय डे वीक होती जाएगी। तो वीक होगी तो वो एब्सेंटिज्म टर्नओवर जो है वो डे बाय डे हाई होता जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए ये हो गया प्रोडक्शन सेंटर्ड लीडरशिप के अंदर। इट मींस डिससैटिस्फैक्शन हो जाएगा एम्प्लॉयज का। अगर एम्प्लॉयज लीडरशिप स्टाइल पे हम जाते हैं तो एम्प्लॉयज ओरिएंटेड में हम एम्प्लॉयज के वेलफेयर की तरफ ध्यान देंगे। तो जब वो मेंटली और फिजिकली हैप्पी हैं तो क्या होगा, एब्सेंटिज्म टर्नओवर डाउन चला जाएगा। डाउन चलेगा तो रेगुलर प्रोडक्शन भी हो पाएगी। ठीक है? तो ये भी किस पे डिपेंड करता है, लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि ठीक है टर्नओवर तो नॉर्मल है, लेकिन ये लीडरशिप के बिहेवियर पे डिपेंड है कि वो किस तरह से अपने फॉलोअर्स के साथ बिहेव करता है। तो उससे एम्प्लॉयज जो टर्नओवर है वो डाउन चली जाएगी। अब अगर कंक्लूजन पूछा जाए कि विच इज बेटर, प्रोडक्शन सेंटर लीडरशिप या एम्प्लॉयज ओरिएंटेड लीडरशिप, तो यस, एम्प्लॉयज ओरिएंटेड लीडरशिप इज बेस्ट एज ए प्रोडक्शन सेंटर्ड लीडरशिप। क्लियर हो गया बच्चे? अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम इंडिविजुअल बिहेवियर की बात कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज की तरफ ध्यान देंगे। अगर हमने प्रोडक्शन की तरफ ना ध्यान दिया तो ऑर्गेनाइजेशन को हम कंटिन्यूसली कैसे रेगुलेट कर पाएंगे। ठीक है? उसके बारे में स्टडी हो गई है। सेकंड वन है कि यहाँ पे लीडर को कोई दो में से एक रूल फॉलो करना पड़ेगा, चाहे तो वो टास्क ओरिएंटेड कर ले, रिलेशनशिप ओरिएंटेड कर ले। अब कि इसमें कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को फाइंड करना सबसे ज्यादा टफ है कि कौन सा कॉज और कौन सा इफेक्ट है। अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन को मैं कॉज मान के चलती हूँ कि प्रोडक्शन कारण है इसलिए एम्प्लॉयज को ध्यान देना पड़ेगा, तो ये एम्प्लॉयज जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन को मान के चल रहे हैं कि प्रोडक्शन के लिए हमें इस फर्म के अंदर रिक्रूट किया गया। सेकंड वन है, अगर हम ये मान के चले कि एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई कर दिया जाए, एम्प्लॉयज को अगर हैप्पी कर दिया जाए तो प्रोडक्शन अपने आप रेगुलेट हो जाएगी। लेकिन अगर विदाउट लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप के बिना आप ये चीज नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज को बहुत सेटिस्फाई किया जाता है लेकिन फिर भी प्रोडक्शन की तरफ उनका कोई भी कह सकते हैं कि प्रोडक्शन की तरफ ध्यान नहीं होता है। प्रोडक्शन बहुत ज्यादा डाउन है या जो स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हैं वो मिस यूज करने लग जाते हैं। तो इसलिए एक ये क्रिटिसिज्म बन जाता है कि व्हाट इज द कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयज ओरिएंटेड लीडरशिप। तो ये थी हमारी मिशिगन स्टडी। अब हम सेकंड वन करते हैं ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी स्टडी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी का पर्पस क्या है कि आइडेंटिफाई करना लीडरशिप के डायमेंशन और उनका इम्पैक्ट एम्प्लॉयज के बिहेवियर पे और सेटिस्फेक्शन पे। हमने इससे पहले मिशिगन स्टडी के अंदर सर्च किया था कि किस चीज पे दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अब उन फैक्टर्स के डायमेंशंस क्या हैं कि उनको किस तरह से
मेजर किया जाए, या आप ये कह सकते हो कि किस तरह से उसका इम्पैक्ट देखा जाए, कि इन चीजों का सॉल्यूशन क्या किया जाए, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम टू टाइप से बिहेव कर रहे हैं। फर्स्ट वन है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन है कंसिडरेशन। वही सेम पॉइंट है, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर किसका है, टास्क का, और ये है इधर रिलेशनशिप का। इनके डायमेंशंस की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो टास्क के अंदर कि अब प्रोडक्शन ज्यादा करनी है, तो इसके अंदर क्या करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप जो है लीडर और सबऑर्डिनेट्स का, उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे कि आपका क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से फॉलोअर्स को बिहेव करना चाहिए लीडर के प्रति और लीडर को फॉलोअर्स के साथ। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफाइन करते हैं हम रिलेशनशिप को बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। साथ के साथ एक कम्युनिकेशन चैनल जो है वो प्रॉपर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डायमेंशंस चेक कर रहे हैं ना कि किस तरह से काम लिया जाए। अब रिजिड रूल्स बनाने से तो काम नहीं चलेगा ना, एक स्टैंडर्ड फिक्स करने से तो काम नहीं चलेगा। हमें उनको किस तरह से कम्युनिकेट करना है ताकि हम अपनी प्रोडक्शन को भी बेस्ट रख सकें और एम्प्लॉयज का एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो सके। तो इसलिए एक प्रॉपर चैनल और साथ के साथ एम्प्लॉयज को टास्क दे देना है और उसके एक्शंस को सुपरवाइज भी करना है। तो ये काम आ जाएगा हमारा इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर के अंदर। एंड सेकंड वन है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन के अंदर बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, मीन जो लीडर का बिहेवियर है वो एम्प्लॉयज के लिए पोलाइट होना चाहिए, कंसर्न होना चाहिए अपने एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट्स के लिए। ठीक है, तो इससे जब बिहेवियर अच्छा होगा एम्प्लॉयज के लिए तो अपने आप ही रिलेशनशिप में भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, और ये एक सबसे बड़ा डायमेंशन हो जाएगा। सेकंड वन है कि एम्प्लॉयज की भी पार्टिसिपेशन, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट किया जाए, कि एम्प्लॉयज अगर कोई सजेशन देते हैं तो उनको भी पार्टिसिपेट करो, उनके ऊपर भी ट्रस्ट करो और उनके सजेशंस की रिस्पेक्ट करो। अगर सही है ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो आप उनके सजेशंस को पे वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी डायमेंशंस की। अब उनका इम्पैक्ट क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमने 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। इसको मैं आपको, ये आपका ग्राफ बन गया है, उस डायग्राम की हेल्प से समझा रही हूँ। एक्स एक्सिस पे हमने इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया है और वाई एक्सिस पे हमने कंसीडरेशन को डिफाइन कर दिया है। ये आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये लो होता है, ये हाई है, दिस वन इज लो एंड दिस वन इज हाई। ठीक है, समझ आ गया इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और कंसीडरेशन क्या है। अगर इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर भी लो है और कंसीडरेशन भी लो है, मीन्स ना तो रिलेशनशिप अच्छा है और ना ही प्रोडक्शन अच्छी है, तो क्या हो जाएगा, इस साइड में आ गया, बिल्कुल लो है। मान लो ये 50% लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है इस पॉइंट को लेके चल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सैड हो गया है कि यहाँ पे दोनों ही चीजें हमारी वीक है, तो इसलिए इसको हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ले लिया। क्लियर है। सेकंड में क्या कर रहे हैं हम, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर को हाई कर दिया, ये वाला पोर्शन हाई ले लिया, बट कंसीडरेशन जो है वो लो है। मींस बिहेवियर तो लो है, सबऑर्डिनेट्स की सेटिस्फेक्शन नहीं है, लेकिन यस जो वर्क है वो अच्छा चल रहा है, प्रोडक्शन अच्छी चल रही है। तो मिक्सअप उसका हो गया ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट से हम बात करें तो मिक्सअप हो गया है। मीन्स तो ये क्या हो गया, सेकंड हो गया, मिक्स फीलिंग हो गई है कि कभी हैप्पी हो जाएंगे और कभी सैड हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट वन है थर्ड क्वाड्रेंट। इसके अंदर इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर भी हाई है और जो आपका कंसिडरेशन है वो भी हाई है। मींस एम्प्लॉयज भी बहुत हैप्पी है, रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है, सेटिस्फेक्शन है, और यहाँ से जो कम्युनिकेशन चैनल है, रिलेशनशिप है, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट्स का, वो भी बहुत ज्यादा हाई है। तो दोनों ही चीजें हाई है, तो ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट्स भी आपके हैप्पी रहेंगे। तो वो आ गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर है। नेक्स्ट वन है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर जो है वो तो बिल्कुल लो है, मींस प्रोडक्शन इतनी ज्यादा सेटिस्फाई नहीं है, बट जो कंसिडरेशन है वो
हाई है, बिहेवियर जो है एम्प्लॉयज के लिए हाई है। तो बच्चे दिस वन एंड दिस वन ये दोनों ही क्या है, मिक्सअप है। एक जगह पे कंसिडरेशन जो है वो लो हो जाता है बट इधर हाई है, जबकि इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे लो है और यहाँ पे हाई है। मीन्स एक हाई है और एक लो है, तो यहाँ पे मिक्सअप फीलिंग हो जाएगी, कभी हैप्पीनेस है तो कभी सैडनेस है। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ इसमें सबसे बेस्ट क्या है, दिस वन। ओके, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर है वो भी हाई है और कंसिडरेशन भी हाई है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म पॉइंट क्या है कि यहाँ पे हम पूरे के पूरे एक ग्रुप की बात करते हैं, हम यहाँ पे एक इंडिविजुअल पार्ट की बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो सबऑर्डिनेट्स के, एक सबऑर्डिनेट के बारे में स्टडी नहीं होगी, यहाँ पे ओवरऑल ग्रुप के बारे में स्टडी हो रही है। क्लियर है? एंड सेकेंड वन है कि सेम बिहेवियर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, हमने यहाँ पे बोल दिया है कि असाइन टास्क टू एम्प्लॉइज एंड देयर एक्शन की बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बिहेवियर, मेरा भी बिहेव है, आज मान लीजिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा लो है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा हाई है, चेंज होता रहता है बिहेव। ठीक है, तो आप यही बोलोगे कि सेम बिहेव कभी भी नहीं रहता है। तो एम्प्लॉइज का एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कई बार सेम रिजल्ट्स नहीं आते हैं, हम बिहेवियर का अपना पैटर्न चेंज करते रहते हैं कि किसी टाइम पे हमारी हाई मोरालिटी है, हाई इंस्पिरेशन है, बट कई बार हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस के ज्यादा फॉलो करने लग जाते हैं। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बिहेव जो है वो भी चेंज होता रहता है। तो इसलिए बिहेवियर चेंजेस की वजह से आप ये नहीं कह सकते हो कि ये मेजरमेंट जो है वो हमेशा सेम रहेगा, इफेक्ट सेम रहेंगे। क्लियर है? आई होप आपको बिहेवियर थ्योरी जिसके अंदर मिशिगन स्टडी और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी स्टडी दोनों इंक्लूडेड थी, वो हमने आज अपनी खत्म कर दी है। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नई थ्योरी के साथ। तो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। हैव ए गुड डे, थैंक यू।